हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी आल सिस्टर बहने का मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज की क्लास में साइकास्ट्रिक से रिलेटेड जो आपको बताए थे कल 50 क्वेश्चन शायद कल बता चुके थे साइकास्ट्रिस्ट नर्सिंग के बारे में, यानी मनोरोग नर्सिंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग में मैंने 50 क्वेश्चन कल बताया था। मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चन कम से कम बताऊंगा, तो ये क्लास में 2 शिफ्टों में ले रहा हूँ। कल आधा लिया था, आधा आज ले रहा हूँ। तो 51 इससे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। जो मेरी बहनें सिस्टर वीडियो को देख रही हैं, कृपया वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए, और जो चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब भी कर दें, और जो बहनें पहले से देख रही हैं कृपया वो अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें वीडियो को, जिससे अधिक लोग पास जाए और उसका सब लोगों को उसका लाभ मिले। क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी मैंने दिया होगा शायद क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने देखा नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स है पेपर की दृष्टि से। इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को प्रॉपर पूरा देखने की कोशिश करिए। आगे मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और यादगार के लिए आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपरों कक्षाओं में पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो प्रॉपर देखिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे 51 जैसे क्वेश्चन नंबर है कि हैल्यूसिनेशन के रोगी को मॉनिटर करना चाहिए आपको डिप्रेशन हेतु, रिग्रेशन हेतु, या इंजर्ड टू अदर हेतु, या सुसाइडल टेंडेंसी हेतु। तो 51 का जो राइट है इसमें बताने की कोशिश करें कि 51 का राइट कौन सा होगा। तो हमारे हिसाब से जो 51 का हैल्यूसिनेशन के रोगी को मॉनिटर करना इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपके रिग्रेशन हेतु मॉनिटर करना चाहिए, रिग्रेशन ना हो इसलिए मॉनिटर करना चाहिए। यानी कि आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर है 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर का प्राथमिक उपचार क्या होता है? डिसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर का प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है? हाइपोनोसिस करना, या ग्रुप साइकोथेरेपी, या इंडिविजुअली साइकोथेरेपी, या फैमिली थेरेपी। तो डिसएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर का प्राथमिक जो उपचार होता है वो आपका ग्रुप साइकोथेरेपी करना चाहिए, ग्रुप साइकोथेरेपी करना चाहिए, अर्थात आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे बच्चे जो कानून तोड़ते हैं उन्हें कानून की भाषा में कहते हैं पिकार्ड, ADHD, या जुवेनिल डिलिंक्वेंसी, या एन्यूरिस। तो ऐसे बच्चे जो कानून तोड़ते हैं उन्हें कानून की भाषा में हम उसे जुवेनिल डिलिंक्वेंसी बोलते हैं, अर्थात इसका थर्ड इज करेक्ट आंसर है आपका, थर्ड इज करेक्ट आंसर। 54 का थेरोप्यूटिसिन NPR का एक बैरियर है, क्वेश्चनिंग, लिसनिंग, ट्रांसफरेंस, या नोडिंग। तो थेरोप्यूटिक्स NPR का एक बैनर जो होता है उसको हम बेसिकली क्वेश्चनिंग कहते हैं, क्वेश्चनिंग, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका। अपनी कमियों को दूसरे पर थोपना एक मनोरचना होती है। जैसे आपके अंदर कोई कमी है, आप दूसरे को थोपते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक मनोरचना जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं, या रेशनलाइजेशन कहते हैं, या रिप्रेशन कहते हैं, या सब्लिमेशन कहते हैं। तो अपनी कमियों को अगर दूसरे पर थोपते हैं तो उसको कहते हैं रिग्रेशन कहते हैं, रिग्रेशन यानी फर्स्ट रिग्रेशन, यानी अपनी कमियों को दूसरों पर थोपना, एक मनोरचना जो होती है उसको रिग्रेशन कहते हैं, अर्थात आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्यक्ति को हर वक्त किसी के रोने की आवाज़ आती है। अगर कोई व्यक्ति है और उसको लगता है कि कोई बार बार रो रहा है,
तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन सब के सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कृपया इसलिए मैं क्वेश्चन को ढूंढ करके और मैंने सोचा कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मनो नर्सिंग के हिसाब से, तो मैंने इसको बनाने की कोशिश किया है। और अगर प्रॉपर आप वीडियो देखती हैं तो इस क्वेश्चन को आने की पूरी संभावना है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं। क्वेश्चन देखिए क्या दे सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपको इजी क्वेश्चन आएगा सामने, आप जल्दीबाजी में पढ़कर निकल जाएंगे, जल्दीबाजी में आंसर दे देंगे। आंसर तो कभी भी जल्दीबाजी नहीं देता। क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, और जिससे आपको क्लियर भाव निकलेगा और आपको फायदेमंद होगा। अगर जो लोग थ्योरेटिकल नहीं पढ़े हैं तो कृपया हमारी वीडियो पूरी थ्योरेटिकल आई है, इसलिए पूरी वीडियो को प्रॉपर एक तरह से देखिए और आपको समझ में आएगा। पहले जैसे लिख रहा 56 कहा कि व्यक्ति को हर किसी की रोने की आवाज़ आती है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। डिल्यूशन, फैंटासी या हेलुसिनेशन या इल्यूशन। तो जिसका जो अगर व्यक्ति को किसी के रोने की आवाज़ अगर आती है तो उस अवस्था को हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं, हेल्यूसिनेशन कहते हैं, हालीसिनेशन, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट, पीका एक विकार है। पीका एक विकार है, खान पान संबंधित, स्लीप संबंधित या एनेक्सिटी संबंधित या डेवलपमेंट संबंधित। तो पीका जो होता है एक विकार होता है बेसिकली, वो एक विकार जो होता है। इसका जो क्वेश्चन का राइट है आप कृपया कमेंट में जरूर बता सकते हैं। पीका एक जो विकार है वो आपके खान पान संबंधित है। किससे संबंधित है? खान पान से संबंधित है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुटिसम का अर्थ क्या होता है? आवाज निकालना, नींद आना, भूख लगना, सुनाई देना। ध्यान देखिए ऐसे शब्द हैं जो आपको लगता है कि कभी आप सुने भी होंगे या नहीं सुने भी होंगे, लेकिन इसलिए आपको पेपर क्वेश्चन इसलिए पढ़ने के लिए कर रहा हूँ कि आप बार बार जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में वो छपा रहेगा, और जब कभी पेपर में बैठेंगे तो दोबारा वो रिकॉल हो जाता है। क्वेश्चन के सामने जैसे आता है क्वेश्चन, हाँ इसका राइट आंसर ये था। तो इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर पूरा देखिए जिससे आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। करा कि मुटिसम का अर्थ क्या होता है? मुटिसम का अर्थ क्या होता है? तो आवाज निकालना, नींद आना या भूख लगना या सुनाई देना। तो मुटिसम का जो अर्थ होता है वो होता है आपका आवाज न निकालना, आवाज न निकालना, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, एपिलेप्सी करा है। एपिलेप्सी का दूसरा नाम क्या है? कन्वल्सन, फिट, सेज्योर या ये सभी। तो एपिलेप्सी का दूसरा जो नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, एपिलेप्सी का दूसरा जो नाम होता है उसको हम लगभग तीनों नामों से जानते हैं, उसको कहते हैं आल। करेक्ट इज आंसर, क्योंकि कन्विलेशन भी होता है, फिट भी होता है, एस्योर भी होता है, सेज्योर भी होता है। नेक्स्ट, बहुत अधिक नींद आना क्या कहलाता है? आपको अगर बहुत नींद आती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इंसोमेनिया या हाइपरसोमेनिया या नाइटमेयर या हाइपोसोमनिया। तो इंसोमनिया या हाइपरसोमनिया या नाइटमेयर या हाइपोसोमनिया। तो बहुत अधिक नींद आने को हम लोग कहते हैं, बहुत अधिक अगर नींद आती है तो उसको हम लोग हाइपरसोमनिया कहते हैं, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका। विड्रावल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, विड्रॉल सिस्टम दिखाई देते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में या सब्सटेंस अब्यूज में या सेक्सुअल डिसऑर्डर में या न्यूरोटिक डिसऑर्डर में। तो विड्रॉल सिम्टम जो दिखाई देते हैं वो बेसिकली आपके सब्सटेंस अब्यूज में आते हैं, सब्सटेंस अब्यूज में, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका है। 63 का, एबनॉर्मल बिहेवियर को प्रभावित करने वाला साइकोलॉजिकल कारक क्या होता है?
एबनॉर्मल बिहेवियर प्रभावित करने वाला साइकोलॉजिकल जो कारक है वो क्या होता है, तो पारिवारिक ढांचे में परिवर्तन या हार्मोन्स असंतुलन या पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न या थकान। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है आपका पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न होता है एबनॉर्मल बिहेवियर का प्रभावित करने वाला साइकोलॉजिकल कारक। तो आपका 63 का आंसर है थर्ड आपका। 64, रोगी सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है, तो ये क्या कहलाता है? ये ध्यान दीजिए, मनोसाइकोलॉजिकल जितने भी होते हैं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आंसर देना थोड़ा सा बहुत टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल टर्म समझते हैं, अगर आप कम से कम हमारी वीडियो को देखें, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें 50 बता चुका हूँ, 50 अब बता रहा हूँ, जो आपको सोचने के लिए तुरंत समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, किस टाइप की बीमारी है। इस टाइप सबके सामने लोगों के आता है। तो अगर रोगी सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है, तो उसको क्या कहते हैं? एम्पैथी या सिंपैथी या हेल्यूसिनेशन या डिल्यूशन। तो अगर रोगी सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है, तो उस चीज़ को हम 64 का जो राइट आंसर है उसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। इस टाइप की बीमारी जब होती है उसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं, या उनकी अवस्था हेल्यूसिनेशन होता है, उसको इस टाइप का भी फीलिंग होती है कि मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है। नेक्स्ट, रोगी में विचार शून्यता का पाया जाना होता है। रोगी में विचार शून्यता का पाया जाना होता है, इसको कहते हैं साइको स्किज़ोफ्रेनिया में या डिप्रेशन में या साइकोसिस में या मैनिया में। तो रोगी में विचार शून्यता का पाया जाना होता है। 65 का जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका स्किज़ोफ्रेनिया में आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, फ्लाइट ऑफ आइडियाज का लक्षण है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का लक्षण होता है डिप्रेशन या डिलीरम्स या मैनिया या डिलूशंस। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज का जो लक्षण होता है 66 जो है राइट उसका आंसर जो होता है उसको कहते हैं मैनिया यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। रोगी अर्थ रहित नए नए शब्दों की रचना करता है। रोगी अर्थ रहित यानी कि रोगी एक नए नए शब्द का जो रचना करता है और उसका कोई न कोई अर्थ होता है, तो वो क्या कहलाता है? पावर्टी ऑफ द थॉट, नियोलॉजिम्स या लॉसिंग एसोसिएशन या थॉट इंसर्शन। तो 67 का जो राइट आंसर है उसको हम कहते हैं नियोलॉजिम्स बोलते हैं, जिसमें रोगी अर्थ रहित नए नए शब्दों की रचना करता है। नेक्स्ट, INC के साइकियाट्रिक नर्सिंग को नर्सिंग के पाठ्यक्रम में शामिल किया किस सन में? INC ने साइकियाट्रिस्टिक मनोरोग नर्सिंग को नर्सिंग के पाठ्यक्रम में कब शामिल किया? वर्ष देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वर्ष 1948 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1947 में या वर्ष 1953 में। तो INC ने साइकियाट्रिस्ट नर्सिंग को पाठ्यक्रम में कब शामिल किया? तो 68 का जो राइट आंसर है उसको वर्ष 1947 में शामिल किया, वर्ष 1947 में, एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरो साइंस स्थापित हुई रांची में, हैदराबाद में, जामनगर में या बेंगलुरु में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना कहाँ पर हुई? तो 69 का जो राइट आंसर है वो स्थापना आपका बेंगलुरु में हुआ था। किस में हुआ था? बेंगलुरु, यानी फोर्थ इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, नया इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पारित हुआ। नया इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब पारित किया गया? वो बता रहा है कि
सन 60 से 1960 में, या सन 90 से 82 में, या सन 1987 में, या सन 1988 में। तो नया इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो पारित हुआ था वो आपका सन 1987 में पारित हुआ था, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रिसोमी में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? ट्रिसोमी में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 23, 26, 21, 22, 23, 26, 21, 22। तो ट्रिसोमी में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो संख्या होती है 21। कितनी होती है क्रोमोसोम की संख्या? 21 होती है, आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनएल स्टेज की एज क्या होती है? एनएल स्टेज की क्या एज होती है? 5 से 6 ईयर्स, 1 से 3 ईयर्स, 12 ईयर्स एंड एबव, या 8 ईयर्स। तो एनएल स्टेज की जो एज होती है वो आपका एज को मानी जाती है 1 से 3 ईयर्स। कितना होता है? 1 से 3 ईयर्स, यानी आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर। जेनिटल स्टेज क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी की एज, या कंट्रोल करने की एज, या सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज, या बेसिक अवस्थाओं को पूरा करने की एज। तो जेनिटल स्टेज जो होती है आपका वो होती है आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज होती है, आपका जेनिटल स्टेज बोला जाता है। जेनिटल स्टेज सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज होती है, यानी कि सेकेंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। निम्न एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, या डेलीरम। तो 74 का जो राइट आंसर है, 74 का जो राइट आंसर है वो होता है डिप्रेशन, नहीं होता है, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला है एम्फेटेमाइन का उपयोग करके ट्रीटमेंट में होता है मोटापा, माइल्ड डिप्रेशन, या नैरोकोलेप्सी, या ये सभी। तो 75 का जो राइट आंसर है उसको हम 75 का जो राइट आंसर है उसको बोलते हैं मिल्ड डिप्रेशन। मिल्ड डिप्रेशन, यानी कि 75 का सेकेंड इज करेक्ट आंसर। हीट डिसीज में सुरक्षित एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है इमिपैरामाइन, नॉर्ट्रिप्लेटानाइन लाइन, या एमिट्रिप्थाइलाइन, या ट्रेजोडोन। तो 76 का जो राइट आंसर है, 76 का राइट आंसर है वो होता है ट्रेजोडोन, अर्थात फोर्थ इज करेक्ट आंसर इसका। टर्मिटेंट्स का अर्थ क्या होता है? टर्मिटेंट्स का अर्थ क्या होता है? ऑटिस्टिक्स बच्चे, या मेंटली गिफ्टेड बच्चे, या मेंटली रिटार्डेड बच्चे, या गूंगे डेफ एंड म्यूट बच्चे। तो टर्मिटेंट्स का जो अर्थ होता है वह होता है आपका मेंटली गिफ्टेड बच्चे। मेंटली गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं वो टर्मिटेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, ECT के विषय में निम्न कथन असत्य है। मेमोरी लॉस कम हो जाता है, कम प्रभावशाली है, कन्फ्यूजन कम होता है, या डोमिनेंट हेमीस्फीयर पर लगाया जाता है। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है आपका डोमिनेंट हेमीस्फीयर पर लगाया जाता है के विषय में कथन असत्य है, और जितने ये कथन है क्या है? सत्य है। तो ECT के विषय में मेमोरी लॉस कम होता है, कम प्रभावशाली होता है, कन्फ्यूजन कम होता है। तो ये पॉइंट आपका ECT के अंदर में होता है, लेकिन डोमिनेंट हेमीस्फीयर पर लगाया जाता है, ये गलत आंसर है आपका, असत्य है। नेक्स्ट, खुले स्थान के डर को कहते हैं, खुले स्थान के डर को क्या कहते हैं? एल्पोफोबिया,
या सिग्नोफोबिया या एग्रोफोबिया या एक्रोफोबिया। तो खुले स्थान के डर को कहते हैं, खुले स्थान के डर को कहते हैं, उसको कहते हैं हम एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी कि फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वस्तु एक एवं व्यक्ति को अनुपस्थिति में, वस्तु एवं व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऑब्जेक्ट का परसेप्शन होना कहलाता है। यानी वस्तु एवं व्यक्ति की अगर अनुपस्थिति हो तो ऑब्जेक्ट का जो परसेप्शन होता है क्या कहलाता है? इल्यूशन, डिल्यूशन या हेल्यूसिनेट या विजन। क्या कहलाता है? विजन। तो 80 का जो राइट आंसर है उसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन। अगर वस्तु या व्यक्ति अनुपस्थित है तो उसमें ऑब्जेक्ट का जो परसेप्शन होता है उस परसेप्शन को हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर। साइजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है परसेप्शन, फीलिंग, बिहेवियर, थिंकिंग। तो साइजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर होता है वो उसको हम थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, जब रोगी अपने मेंटल इलनेस से अनभिज्ञ हो तो लैक ऑफ ओरिएंटेशन होता है, लैक ऑफ इंसाइट होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है या लैक ऑफ कंसाइसनेस होता है। तो जब रोगी अपने मेंटल इलनेस से अनभिज्ञ होता है कि उसको क्या हुआ है खुद उसको पता न चलता है तो उसको हम लैक ऑफ इंसाइट बोलते हैं, लैक ऑफ इंसाइट बोलते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये पिछले एग्जाम में पूछ चुका गया है। व्यक्ति अकेले यानी आइसोलेटेड जीवन जीता है, इस दशा को क्या कहता है? अगर व्यक्ति कोई अकेला अपना जिंदगी जी रहा है, आइसोलेटेड बोलते हैं, जीवन जीता है, तो इस दशा को क्या कहते हैं? विड्रावल, एनेक्सिटी, एग्रेशन या अब्सेंस। तो 83 का जो राइट आंसर है उसको हम विड्रावल बोलते हैं। विड्रावल, अगर आइसोलेटेड रहता है तो उसको विड्रावल बोलते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति रस्सी की सांप समझे। अगर व्यक्ति रस्सी को सांप समझे उस दशा को क्या कहते हैं? इल्यूजन, डिक्लूजन, हेल्यूसिनेशन या फोबिया। तो अगर व्यक्ति 84 में अगर व्यक्ति किसी रस्सी को सांप समझता है तो उसको इल्यूजन कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूशन, भ्रम। वर्ड और वाक्यांशों को ज्यों का त्यों दोहराना क्या कहलाता है? अगर वर्ड और वाक्यांशों को ज्यों का त्यों दोहराता है तो उसको किस टाइप का प्रॉब्लम होती है? तो उसको कहते हैं इकोलालिया या ब्लॉकिंग या नियोलॉजिन या इनकोहेरेंस। तो 85 का राइट आंसर है, उसको हम इकोलालिया कहते हैं, इकोलालिया यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, पेशेंट की मिथ्या किंतु अटल कॉन्फिडेंस जिन्हें तर्क द्वारा नहीं सुधारा जा सकता क्या कहलाता है? ओवर वैल्यूएबल आइडियाज, इकोलालिया या डिल्यूशन या नियोलॉजिम्स। तो पेशेंट के मिथ्या या किंतु अटल कॉन्फिडेंस जिन्हें तर्क द्वारा नहीं सुधारा जा सकता उसका राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं आप डिल्यूशन कहते हैं, यानी थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैरानोइड डिल्यूशन कहलाता है। पैरानोइड डिल्यूशन क्या कहलाता है? डिल्यूशंस ऑफ जेलोसी, डिल्यूशन ऑफ लव, डिल्यूशन ऑफ गिल्ट या डिल्यूशन ऑफ परसेक्यूशन या परसिक्वेशन कहते हैं। तो 87 का जो राइट आंसर है वो है आपका डिल्यूशन ऑफ परसिक्वेशन कहते हैं, यानी फोर्थ इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, यदि एक पेशेंट को लगता है कि उसकी लाइफ पार्टनर उसके प्रति वफादार नहीं है तो यह किस प्रकार का विभ्रम है? मिथ्या अपराध बोध, उत्पीड़न का विभ्रम,
या ईर्ष्या का विभ्रम या प्रेम का विभ्रम होता है। 88 का जो राइट आंसर है उसको ध्यान दीजिएगा। अगर एक पेशेंट को ये लगता है कि उसकी लाइफ पार्टनर उसके प्रति वफादार नहीं है तो उसको ईर्ष्या का विभ्रम है। किसका है? ईर्ष्या का। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बराबर क्वेश्चन को पूरा का पूरा देखिए। आपके क्वेश्चन जो पेपर में बनने के पूरे चांस है आपका कि शायद एक क्वेश्चन बन जाए। तो मैं बाद में इसका मैं चेकअप करूंगा जो कि पेपर में क्या आया था क्या नहीं आया था। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कृपया पूरी आप वीडियो देखें जिससे आपको इसका फ़ायदा उठे और आप पेपर में कंप्लीटली पास आउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लगा लेना क्या कहलाता है? कोई बाह्य वस्तु है अथवा कोई स्थिति है, उसका गलत अगर अर्थ लगा लेते हैं तो उसको भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, विभ्रमता कहते हैं या भय कहते हैं। तो 89 का जो राइट आंसर है उसको हम किसी वस्तु या बाह्य स्थिति का गलत अनुमान लगा लेते हैं उसको भ्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रांति कहते हैं, भ्रम नहीं कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। सेकेंड आंसर राइट है। कलकत्ता के फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो होती है कार्मिकल हॉस्पिटल को आज किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये ध्यान दीजिए कि डबल लिख दिया गया है, एक ही राइट है। कलकत्ता में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो होती है कार्मिकल हॉस्पिटल को आज किस नाम से जाना जाता है? आरजी कौर, RKA या लीलावती या सेंट थॉमस? इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 90 का। उसको हम RG कौर बोलते हैं, RG कौर यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ऐसी सिचुएशन जिसमें पेशेंट सजग होते हुए भी कोई क्रिया सहज रूप से नहीं कर सकता तथा उसकी प्रतिक्रियाओं में भी उद्दीपन के अनुरूप तीव्रता नहीं होती, ये क्या कहलाती है? क्रंदन, जड़ता, क्रियाबद्धता या मुद्रा? तो 91 का जो राइट आंसर है उसको हम जड़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ता। नेक्स्ट, यदि किसी मनोरोगी को किसी कष्टप्रद मुद्रा में डाल दिया जाए तो वह बिना किसी प्रतिरोध के उस मुद्रा को अपना लेता है तथा घंटों तक उसी मुद्रा में बना रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? घंटों तक उसी मुद्रा में बना रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जड़ता कहते हैं या मोमी लचीलापन कहते हैं या अनुकरण उन्माद कहते हैं या क्रियाओं की उभय वृत्तिक कहते हैं। तो 92 का जो राइट आंसर है उसको हम मोमी लचीलापन कहते हैं। मोमी लचीलापन कहते हैं किसको? यदि किसी मनोरोगी को किसी कष्टप्रद मुद्रा में डाल दिया जाए और वह बिना किसी प्रतिरोध के उस मुद्रा को अपना ले था घंटों तक उसी मुद्रा में बना रहे तो उसको कहते हैं मोमी लचीलापन कहते हैं कि उसके हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट, वाणी विचार का लक्षण क्या होता है? ख्यालों की उड़ान, विचारों का भटकाव, परिस्थितियों का अभिमुखता या बोलने की व्यग्रता। तो वाणी विचार का लक्षण जो होता है आपका उसको हम विकारों का भटकाव कहते हैं। हमारे जो विकार होते हैं उसको भटकाव कहते हैं, को वाणी विकार का लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट, विचारों को विकृति स्वरूप, परिस्थितियों अभिमुखता, बोलने की व्यग्रता, उच्चारण की कठिनाई या शब्दों का अभाव होता है। तो विचारों का जो विकृत स्वरूप होता है आपके, वो आपके परिस्थितियों का अभिमुखता होता है। परिस्थितियों का अभिमुखता होता है कि जैसे परिस्थिति होती है उसी तरह आप उसके के हिसाब से आपका जो दृश्य बदल गया। कई बार रोगी के स्वाभाविक कथन का सिलसिला अचानक या धीमे धीमे मुख्य विचार से भटक जाता है। तो ऐसे स्थिति होती है कब? टेंजेंशियलिटी
इनकोहेरेंस या नियोलॉजिम्स या डेरिलमेंट बोलते हैं। तो 95 का जो राइट आंसर है उसको हम डेरिलमेंट बोला जाता है कि यदि कई बार रोगी का स्वाभाविक कथन का सिलसिला अचानक या धीरे धीरे मुख्य विचार से भटक जाता है तो इसलिए उसको डेरिलमेंट कहते हैं, यानी कि फोर्थ इज करेक्ट आंसर। पेशेंट अचानक बोलते हुए अचानक रुक जाता है। अगर कोई पेशेंट है या बोल रहा अचानक रुक जाए तो इस मौन कुछ सेकंडों से लेकर कुछ मिनटों तक का हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं ब्लॉकिंग या क्लाइंग एसोसिएशन या नियोलिज्म या प्रिजर्वेशन। तो 96 का जो राइट आंसर है उसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं। अगर अचानक रोगी बोलते हुए अचानक रुक जाए और कुछ सेकंडों तक वो मौन रहता है, मिनटों तक, तो उसको ब्लॉकिंग कहते हैं। नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं? हिमप्रैगिक भ्रम या हिम्प्रोपाम्पिक भ्रम या क्रियात्मक भ्रम या इनमें से कोई नहीं। तो नींद में जो होने वाला भ्रम होता है उसको हम बेसिकली हिमप्रैगिक भ्रम बोलते हैं, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जब किसी रोगी को रेडियो पर बजता हुआ म्यूजिक सुनाई देता है तो साथ साथ में उसे उसकी उपहास करते हुए लोगों की आवाज़ें भी सुनाई देती है, तो तब उसे क्या कहते हैं? इल्यूजन, डिल्यूशन या हैलोसिनेशन या एब्सेंस। तो 98 का जो राइट आंसर है उसको हम हैलोसिनेशन कहते हैं। इस टाइप की जब बीमारी होती है कि अगर म्यूजिक की आवाज़ हो अब तो अभी उसका उपहास की आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं हैल्यूसिनेशन। नेक्स्ट, जागृत अवस्था में होने वाले भ्रमों को कहते हैं हिमप्रैगिक भ्रम या हिम्प्रोपाम्पिक भ्रम या क्रियात्मक भ्रम या ये सभी। तो जागृत अवस्था में होने वाला जो भ्रम होता है उसको हम हिम्प्रोपाम्पिक भ्रम कहते हैं, अर्थात आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जितने भी है देखिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से बेस्ट है क्वेश्चन, इसलिए प्रॉपर वीडियो को देखिए। लास्ट क्वेश्चन आपका है F30 या F39 ग्रुप के अंतर्गत कौन से मनोरोग आते हैं? अफेक्ट डिसऑर्डर, स्टेट रिलेटेड या स्किज़ोफ्रेनिया या इस साइकोएक्टिव सब्सटेंस। तो 100 का जो राइट आंसर है उसको हम अफेक्ट डिसऑर्डर होते हैं। जो F30 और F39 ग्रुप के अंतर्गत आते हैं उसको अफेक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, प्रभावित तो अफेक्ट डिसऑर्डर। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मेरे एनएम भानु सिस्टर से बस एक ही अनुरोध है कि वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें और क्वेश्चन जितने भी हैं आपको इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लाने वाला हूँ वो है आपका टॉपिक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उससे भी क्वेश्चन आपको 2 से 4 क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप प्रॉपर देखिए उस वीडियो को और इसका फ़ायदा आपको पेपर में ज़रूर होगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।